नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। कोई भी सवाल है आपके पास, कब कैसे कहां शुरुआत करें, जो शुरुआत की है वो बेहतर है या नहीं, अपने बड़े गोल्स को कैसे पूरा करें और क्या छोटी सेविंग्स के जरिए बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, इन सब बातों का जवाब देगा योर मनी। आपकी मदद के लिए ये शो। नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में, किस तरीके से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कई तरीके के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पोर्टफोलियोज तो डिस्कस करेंगे हमारे व्यूअर्स के, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपके अपनी हेल्थ के साथ साथ पोर्टफोलियो की हेल्थ को चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या ये चेकअप क्वार्टरली होना चाहिए या एनुअल चेकअप होना चाहिए? जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बनाया है, कब कब कैसे कैसे उसे रिव्यू करना चाहिए, क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त, और जब एसेट एलोकेशन की जाती है तो किन किन रेलेवेंट बातों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या सजेशंस हमारे व्यूअर्स को, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है नई प्लानिंग के साथ, तो किन बातों का ख्याल रखना है और कैसे आगे बढ़ना है इस पूरी ही इन्वेस्टमेंट जर्नी में। बताइए हेमंत जी। जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक हमारे पोर्टफोलियो का चेकअप होना बहुत जरूरी है और ये अलग अलग समय पे हो सकता है। ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल भी हो सकता है। वो एक एक देखिए क्या होता है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है ना, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये शुरुआत होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और खत्म होता है जब हमारे गोल्स पूरा होते हैं। इस बीच में बहुत सारी सिचुएशन बदलती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, हमारे अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, मार्केट की सिचुएशन बदलती है, तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को फेस करने का और उन चैलेंजेस से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपरली मॉनिटर करते रहें, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मॉनिटर करते रहें। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये डिसिप्लिन तरीके से जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे मॉनिटरिंग करना भी डिसिप्लिन तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आई थिंक जब हम बात करते हैं कि नए साल, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, वहां पे ये करना इसलिए जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से कि वो, क्योंकि आप हर साल अगर मान लीजिए शुरुआत में करते हैं तो एक डिसिप्लिन जो आपके प्रोसेस में चाहिए वो आ जाएगा। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से हो सकता है आपको अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने पड़े, हो सकता है आपकी पर्सनल सिचुएशन बदल गई हो, उसके लिए आपको बदलाव करने पड़े। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने पोर्टफोलियो की चेकअप करते रहें। और एंड जो ब्रॉडली जो है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, बट आई थिंक एनुअल तो होना बहुत ही जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि तब तक जो रिटर्न आपके हैं स्पेशली इक्विटी के, वो एक साल के बाद लॉन्ग टर्म में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर वो अगर बदलाव करना हो तो वो सही रहेगा। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दो तीन चीजों का मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है। कई बार क्या होता है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर देते हैं बिना ये समझे कि हमारी रिस्क टॉलरेंस है कैसी। तो जब हम ऐसा करते हैं तो या तो अगर आप मंदी के समय में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो को काफी कंजर्वेटिव बना देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, या जब तेजी के मार्केट में होते हैं तो फिर हम अपने पोर्टफोलियो को काफी एग्रेसिव बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों की दोनों सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया इन्वेस्टमेंट के समय, तो ये समय है कि आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को देखें और उसमें कितना समय आपके पास हर गोल को अचीव करने के लिए, वो डिफाइन करेगा कि आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अगर आपने पहली बार इन्वेस्टमेंट के समय नहीं किया तो ये अब कीजिए, अपने टाइम होराइजन को डिफाइन कीजिए, देखिए कि आपकी जो पोर्टफोलियो है इन लाइन विद है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी एसेट एलोकेशन को आपको रेलेवेंट रखना है। हम सभी जानते हैं कि एसेट एलोकेशन हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हम इक्विटी में जाएंगे, मीडियम टर्म में हमें ग्रोथ भी चाहिए और हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए तो हम हाइब्रिड पोर्टफोलियो बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारी प्रायोरिटी जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन की है तो हम डेट में जाते हैं या कंजर्वेटिव ऑप्शन में जाते हैं। रेलेवेंट रखना उसको इसलिए जरूरी है कि हो सकता है आपका कोई गोल लॉन्ग टर्म रहा हो, आपने इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा की हो, लेकिन अब आपकी जो टाइम होराइजन है वो कंप्लीशन के नजदीक है, उसमें आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है। यानी अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर 60-70% है, हो सकता है कम करके आपको 40-50% ग्रेजुअली करना पड़े। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी एसेट एलोकेशन को रखें
और साथ ही उसको रेलेवेंट रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपके पोर्टफोलियो में 3 मार्केट सेगमेंट हैं, स्पेशली इक्विटी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनमें एक्सपोजर कितना है। कई बार कैसा होता है, अगर हम ये सिचुएशन को भी देखें, अभी पिछले 6 महीने से पहले अगर 2 साल का पीरियड देखें, तो मिड कैप, स्मॉल कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता है आपने थोड़ी एग्रेसिव कॉल लेके अपना जो एलोकेशन है इन दोनों सेगमेंट में बढ़ा दिया हो सकता है अब अगर आप उसको देखें तो आपको लगे कि नहीं, ये हमने थोड़ा ज्यादा रिस्क लिया है, अपने रिस्क टॉलरेंस के ज्यादा, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। ये एक एक्सरसाइज ऐसी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए मेरा हमेशा ये मानना है कि आप ऐसी कैटेगरीज को चुनिए, पहली बात जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्रीडम हो, वो आपके बिहाफ पे एलोकेशन को चेंज कर सके। जैसे मल्टी एसेट, मल्टी कैप, जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं जहां पे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है, या लार्ज एंड मिड कैप है जहां पे मिनिमम 35% होता है, या फ्लेक्सी कैप। एक तो आप फंड मैनेजर को छोड़िए कि वो अपने हिसाब से उसको चेंज करें। दूसरा, आप अपने एलोकेशन को तीनों सेगमेंट के साल की शुरुआत में एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा एग्रेसिव है, कम करने की जरूरत है, तो जैसा मैंने कहा 1 साल के बाद करेंगे तो टैक्स एफिशिएंसी भी आ जाती है, तो इसको करना जरूरी है। तो मुझे लगता है ये 3 एस्पेक्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए कि उसको आप एक डिसिप्लिन तरीके से देखें। और शायद इसीलिए मुझे लगता है ये महत्व है नए साल की शुरुआत का, नए फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि अगर आप हर साल ऐसे करेंगे तो कभी भी आप इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, क्विकली एक चीज और हेमंत जी, हम क्वेरीज पर बढ़े उससे पहले, अच्छा जब भी कोई फंड हम चूज करते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन की हमेशा बात करते हैं, लेकिन 2 एस्पेक्ट जिनकी चर्चा हम आमतौर पे कम करते हैं वो ये कि जब भी आप फंड का सिलेक्शन करें तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम होराइजन, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो कौन सी वो 2-4 बातें हैं जिनका ख्याल रखें जब फंड का सिलेक्शन करें। और दूसरी बात, और क्या-क्या बातें गौर की जा सकती हैं किसी भी फंड सिलेक्शन से पहले, फिर चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के इन्वेस्ट कर लेते हैं और काफी बार निराश भी होते हैं क्योंकि उस तरीके की परफॉर्मेंस आगे नहीं देखने को मिलती। तो जब एक फंड ऑप्ट करे तो नाम के साथ साथ उससे जुड़े कौन-कौन से पहलुओं पर गौर करना बहुत जरूरी है। दीपाली, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है हर निवेशक के लिए इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि निवेशक सीधे सीधे फंड के ऊपर चले जाते हैं। वो तब होता है जब आप किसी फंड को देख रहे हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो चलिए इसमें पैसा लगाते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपने अपना रिस्क टॉलरेंस नहीं देखा, सिर्फ परफॉर्मेंस देखी और उस हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया। सबसे पहला स्टेप आपका इसमें होना चाहिए आपकी एसेट एलोकेशन। पहले तो आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना है। सबसे पहला स्टेप होगा वो। दूसरी बात, जब आपने ये डिसाइड कर लिया, मान लीजिए अगर आप इक्विटी की बात करें, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा पोर्टफोलियो का यही है गोल का जो जो मेजर पैसा जो है वो इक्विटी में जाना है, तो आपकी एसेट एलोकेशन डिसाइड हो गई कि चलिए हमको 90% या 80% या 70% हमको इक्विटी में जाना है। उसके बाद हमको ऐसे फंड्स देखने हैं जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो। आपके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही, क्योंकि आप ओपन एंडेड फंड्स में पैसा लगा रहे, जब भी आपको बदलाव करना पड़े वो आप कर सकते हो। दूसरी चीज आपने जैसा पूछा, इंपॉर्टेंट ये है कि सूटेबिलिटी, मतलब इक्विटी में भी देखिए, जैसे हमने कहा था कि स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे फंड्स भी हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका रोल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, बिल्कुल है, वो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट का वो सही हो, तो उसमें फिर आपको कैटेगरी चुनना है। उसके बाद जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज की बात की कि आप मल्टी कैप कैटेगरी को देख सकते हैं, लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप, उन कैटेगरीज को चुनिए और फिर उसमें आप उन फंड्स को चुनिए जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। मतलब उसको आप कैसे नापेंगे, एक तो उनका जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले में कैसा किया। हो सकता है कि आप बेंचमार्क के सामने सभी फंड ने अच्छा किया हो, अगर मार्केट अच्छे दौर में है तो फिर आपको ये देखना है कि उन फंड का जो पीयर ग्रुप है, यानी जो बाकी जो फंड्स हैं उस कैटेगरी के, उनकी एवरेज के मुकाबले में इस फंड ने कंसिस्टेंटली कैसा परफॉर्म किया। अगर किसी फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, उन फंड्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब ये हो सकता है अच्छा फंड चुनने के बाद भी आप देखें किसी फंड में उसकी परफॉर्मेंस में स्लो डाउन हुआ है, वो हर फंड मैनेजर के साथ होगा। जरूरी है कि आप अपने फंड मैनेजर को समय दें, बजाय इसके कि हम हर तीसरे महीने, 6 महीने या हर साल अपने फंड्स को बदलते रहें। तो फंड चुनना जरूरी है, फंड्स के पैरामीटर जो जरूरी है, और जैसा मैंने कहा मॉनिटरिंग करना जरूरी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आपको फंड मैनेजर को पर्याप्त समय देना है ताकि वो दिखा सकें कि वो आपके पोर्टफोलियो को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको हेमंत जी ने बताई हैं, आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग रिलेटेड, आपके फंड सिलेक्शन रिलेटेड। लेकिन अब इन सब बातों को गौर कीजिए जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं, ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो भी रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शुरुआत में हमने डिस्कशन किया। चलिए, अब बात कर लेते हैं क्वेरीज की, और पहले व्यूअर दीपक हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए, रोहिणी दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम नमस्कार। मैम सर, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। आपको क्वेश्चन में भेजिए सर। मेरी एज 46 है और मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा आपको, जिसमें मैं 20,000 की SIP अभी मैंने स्टार्ट करी है। ये CNBC जो आपका प्रोग्राम आता है, इसको देख के। तो आप Okay. एक बार सर प्लीज़ ये चेक कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है, और इसमें जो मैंने अमाउंट जो लोकेट किया है हर एक फंड में, वो सारा ठीक है। और मेरा सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये अगर मैं 15-16 साल तक ये SIP करता हूँ तो 2 CR इसमें क्रिएट हो जाएगा मेरा आफ्टर 15 ईयर। और आफ्टर 15 ईयर अगर मैं SWP करना चाहूँ तो कौन सा फंड इनमें से सही रहेगा SWP के लिए? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, मेरे पास 5 लाख रुपीज लमसम अलग से हैं, वो अगर मैं 15 साल के लिए लगाना चाहूँ तो कौन सा फंड में लगाऊं? इन्हीं फंड में लगाऊं या किसी कोई सर मुझे सेपरेट फंड सजेस्ट करेंगे तो सर बहुत मेहरबानी होगी। ओके, तो जैसे सुना हेमंत जी आपने इनका पूरा सवाल, 21,000 की मंथली SIP चल रही है, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, और 60 साल में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनकी निकासी की योजना है। ये 60 साल बाद या 60 साल की उम्र में दीपक जी? मतलब आफ्टर 15 ईयर्स, टुडे माय एज 46, तो आफ्टर 15 ओके, ईयर्स। एग्जैक्टली, तो 60 साल की उम्र में बेसिकली अब से 15 साल बाद, 60 साल में की बजाय 60 साल की उम्र में सिस्टमैटिक विड्रॉल की आपकी प्लानिंग है। तो उसके लिए इनको राय चाहिए, 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 15 साल के लिए। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बता दूं, ICICI प्रू मल्टी एसेट 6,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, 4,000 पर मंथ निपॉन लार्ज कैप, 2,500 पर मंथ मोतिरो मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप है 1,500 पर मंथ, SBI गोल्ड ETF में 2,000 पर मंथ। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो को लेकर। हाँ जी दीपाली, आई थिंक शुरुआत करते हैं इनके लक्ष्य से लेके। जैसे उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद उनको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है 21,000, अगर ये कंटिन्यू करते हैं और अगर हम 12% का रिटर्न एनुअलाइज मान के चलें तो मुझे लगता है करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो ऑब्वियसली गैप है जितना वो कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं और जितना वो कर पाएंगे। अब उसको पूरा करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो उनको अपनी SIP को 14,000 यानी 14,000 से बढ़ाना होगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर वो अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो हर साल अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा 10% से। जो मुझे लगता है कि वो एक शायद बेटर ऑप्शन हो सकती है उनके लिए। पहली बात तो ये है कि उनको प्लान करना है कि किस तरीके से अपनी SIP को वो 10% से स्टेप अप करें, ताकि उनका लक्ष्य जो है पूरा हो जाए। अब अगर मैं इनके फंड्स के ऊपर आता हूं तो देखिए इनके पास कैटेगरी, जैसे मैंने पहले भी कहा था शो के जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैटेगरीज होना सही बहुत जरूरी है। तो इनके पास एक लार्ज कैप फंड है, इनके पास फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक मल्टी एसेट फंड है और एक गोल्ड फंड है। इसमें सिर्फ 2 चीज मैं कहना चाहूंगा। एक मल्टी एसेट फंड मुझे लगता है पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा एडिशन हो सकता है, स्पेशली जब आप नहीं चाहते कि आपका बहुत ज्यादा पैसे जो इक्विटी में लगे और आप चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका एक्सपोजर मिले। यहाँ पे इनका समय काफी लंबा है, 15 साल। तो मुझे लगता है कि मल्टी एसेट से एक प्योर इक्विटी जो फंड है वो बेटर रहेगा इनके लिए, क्योंकि ये एक तो लंबा समय है इनके पास, दूसरा ये SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं डिसिप्लिन तरीके से। तो मुझे लगता है कि जो इनका मल्टी एसेट फंड है उसके बजाय अगर ये कोटक मल्टी कैप फंड रखें तो बेहतर है। दूसरा, अगेन गोल्ड का भी वही है, मुझे लगता है रोल है पोर्टफोलियो में, लेकिन जब आपका एम प्योर ग्रोथ है तब मुझे लगता है कि शायद इक्विटी फंड SBI कॉन्ट्रा एक बेटर ऑप्शन हो सकती है SBI गोल्ड से। तो ये 2 बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कीजिए। एलोकेशन आपका बिल्कुल बराबर है। दूसरा, इन्होंने सवाल पूछा कि अगर हमको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे करें। पहली बात तो वो स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, एक साथ मत कीजिए। अगले 3-6 महीने में आप STP से इन्वेस्ट कीजिए, और कुछ एक फंड है जैसे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप की हमने बात की, ये 4 फंड्स में आप, और SBI कॉन्ट्रा, पांचों फंड में आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो सिस्टमैटिकली। SWP का जहां तक सवाल है, अच्छा तरीका है अपनी इनकम जनरेट करने का, क्योंकि अभी इनके पास 15 साल का समय है। मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी आप डिसाइड करें कि उस समय पे क्या सिचुएशन होगी, बट एज ए कॉन्सेप्ट मैं कह सकता हूं कि SWP एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है
ग्रो करने के बाद अपने लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। आई थिंक वो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, बट आई थिंक जब हम वहां पहुंचे तब उसके नजदीक जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी और कौन सा फंड होगा जो उनके लिए सुटेबल होगा एसडब्ल्यूपी के लिए। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए कंप्लीट प्लानिंग जो बताई गई है हेमंत जी ने। नोट कर लीजिए, अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस किया है तो। आपको 2 फंड से निकलने की सलाह दी गई है, आईसीसी प्रो मल्टी एसेट, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। 4 फंड्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में, उनमें आप बने रहिए, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन लार्ज कैप, मोतीलो सल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप है। 2 नए फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, कोटक मल्टी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा। 5 लाख का जो लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलो सल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, निपॉन लार्ज कैप में कर सकते हैं। और 3 महीनों में, अगले 3 महीनों में थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए, इकट्ठा एक ही साथ डालने की सलाह नहीं है। लक्ष्य के लिए आपको एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। 21,000 की कीजिए, 15% स्टेप अप, 10% स्टेप अप कीजिए, या फिर सीधे 35,000 की कीजिए। ये सलाह है आपके लिए। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, गोपाल स्वरूप सिंह प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। बहुत बहुत गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम, जैसा मेरा पोर्टफोलियो पास होगा उसमें जो 8 फंड मेरे चल रहे हैं, तो ओके, उसमें ये जो है मुझे ये सलाह दें कि क्या ये जो फंड्स हमारे मेरा प्रश्न है कि जो इसमें एक्सपोजर थोड़ा मेरे ख्याल से जो है स्मॉल कैप फंड्स के कुछ ज्यादा हो गए हैं, जो मेरा ख्याल से उचित नहीं है। तो रिटायरमेंट में मेरा जो 3 साल में अभी समय है, लगभग 3.5 साल, तो उसके बाद मैंने 1-2 साल तक जो है कुछ मेरे फंड्स आएंगे जो रिटायरमेंट के बाद जो है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है मेरे पास करीब 2030 तक, तो मेरा बच्चा जो कि एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, कुछ उसके सेटलमेंट के लिए, उसके आगे के व्यवसाय के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, तो और अपने भी जो कुछ जो हमारा रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर जो हमारा जो है चलता रहे लाइफ जो है सुचारू रूप से। पेंशन तो हमारी गवर्नमेंट से मिलेगी ही, तो कुछ जो पैसे हमारे पास लगभग 1 करोड़ करीब आएंगे, मिलेंगे, तो उसको हम कैसे उसको इन्वेस्ट करें, और अभी जो है जो हमारे फंड है इसमें से कौन सा फंड से इसमें निकल जाऊं जो स्विच कर दूं। ओके, चलिए, तो जैसे इन्होंने बताया अपना सवाल, 15,000 की एसआईपी है। ऑलरेडी इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू वो 26 लाख के आसपास है। 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। इन्होंने अपने फंड्स बताए हैं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा स्मॉल कैप एक्सपोजर को लेकर ये राय लेना चाहते हैं क्या करें, क्योंकि स्मॉल कैप के 3 फंड्स हैं इनके पास। 6,000 के टोटल एलोकेशन इनका स्मॉल कैप में हो रहा है, जिसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप 2,000, आईसीसी प्रो स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप है। इसके अलावा एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मेरे एसेट लार्ज कैप, क्वांट मिड कैप, निपॉन इंडिया वैल्यू और आदित्य बिरला मल्टी एसेट है। 2,000 ईच है इन सभी फंड्स में। टोटल फंड्स इनके पास 8 हैं। क्या सजेशन? ये दीपाली, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक तो उन्होंने कहा कि इनको पैसे की जरूरत है 2030 में, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 2030 के अंत में इनको जरूरत है, तो करीब करीब 5.5 साल का समय इनके पास। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट है अपना टाइम होराइजन को एस्टेब्लिश करना। दूसरा, 15,000 के एसआईपी के लिए इनके पास 8 फंड है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंड है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तीसरा, इनका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर ये कंटिन्यू करते हैं इससे, तो करीब करीब 65 लाख का, 65 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने उनका जो 26 लाख का जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो भी लिया है, और एसआईपी से कितना रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद 35 लाख का यहाँ पे शॉर्टफॉल है, तो मुझे लगता है इनको अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा करीब 35,000 पर मंथ से, अगर ये अपना लक्ष्य 1 करोड़ का पूरा करना चाहते हैं। और ये इसलिए इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है, 5, 5.5, 6 साल का समय है, और उसमें भी जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट आधा होता है। तो आई थिंक इसके लिए उनको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा 35,000 से। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि इनके पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऐसा एस्पेक्ट ये है, जैसा उन्होंने खुद से कहा कि इन्होंने रियलाइज किया कि इनका स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा है। 3 फंड्स हैं इनके पास, अगर मैं उनको ऐड करूं तो 6,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है 15,000 में से, जो करीब 40% है। यानी 40% एलोकेशन स्मॉल कैप है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एलोकेशन कम करने की जरूरत है। एक ही फंड रखेंगे आप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, जहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप में 2,000 का एक्सपोजर एक फंड से, जो 4,000 जो बचेगा बाकी, वो एक अच्छा मल्टी कैप फंड लीजिए आप, क्योंकि मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी ऑफ फंड है, उसमें आप एक फंड देख सकते हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। एक और बदलाव मैं इनको रिकमेंड करूंगा, ये चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो है क्वांट मिड कैप की जगह में अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रखें तो मुझे लगता है वो बेहतर चॉइस होगी। तो एक फंड में बदलाव, और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि 2 फंड अपने जहाँ पे एसआईपी चल रहा है कि स्मॉल कैप का, वो बंद करके
एक अच्छा मल्टी कैप फंड जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप हो सकता है वो करने की जरूरत है। ओके, चलिए, ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है गोपाल जी। अकॉर्डिंगली आप बदलाव कर सकते हैं। कुछ फंड्स आपको नए सजेस्ट किए गए हैं। 2 फंड से निकलने की सलाह है, 3 फंड से इनफैक्ट, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मुतूट मिड कैप और उनकी जगह ऐड कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप में 40% तक का आपका एक्सपोजर है, उसको कम करने की सलाह दी गई है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, हमारे साथ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। मनोज हैं हमारे साथ दिल्ली से सवाल पूछने के लिए, उनसे करते हैं बातचीत। मनोज जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन क्या है। हाँ नमस्कार मैडम मैंने भेजा था पोर्टफोलियो जो भेजा है, फंड है उसके अंदर पोर्टफोलियो में, उसके बारे में जानना था क्या सारा सिलेक्शन ठीक है, और कुछ और भी क्वेश्चन थे मेरे उसमें, मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मैडम मेरे उसमें ना फ्लैक्सी कैप नहीं है, मेरे जो पोर्टफोलियो है वाइफ के में तो है, तो मुझे ऐड करना है। क्या हीलियोस फ्लैक्सी कैप फंड ठीक है? और एक मुझे क्या नाम है असेट्स एलोकेशन मल्टी, हाँ जी, वो भी एक ऐड करना था अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके बारे में जानना है। पूछ लेते हैं। अच्छा, बस मुझे इतना बताइए, जो आप एसआईपी कर रहे हैं 56,000 की, कब से कर रहे हैं, ये कितना समय हो चुका है? मैडम ये लास्ट ईयर जब लोकसभा के इलेक्शन में जब मार्केट गई थी तभी से स्टार्ट करी थी मैंने ना, ये 1 साल हो गया। कितना वैल्यू होगी अभी पोर्टफोलियो की? अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो मैडम 6 लाख समथिंग हो रखी है दोनों की, अलग अलग 6 लाख उनकी, 6 लाख मेरी। हाँ जी, अब पॉजिटिव आपके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स आपने अपने पोर्टफोलियो की भेजी हैं। तो 6 लाख की, अच्छा वाइफ का पोर्टफोलियो भेजा, तो टोटल 12 लाख है। 6 लाख आपका पोर्टफोलियो, 6 लाख आपकी वाइफ का। तो पूछ लेते हैं, पहले तो मैं दोनों पोर्टफोलियोज बता देती हूँ हेमंत जी। मनोज जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप है। यहाँ पे 6,000 ईच डाल रहे हैं, यानी टोटल एसआईपी अमाउंट इनका 24,000 का है। 6 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और बाकी इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो देखें तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 6,000, कोटक इमर्जिंग, निपॉन स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू डेट एंड इक्विटी 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं, परागपारी फ्लेक्सी कैप और एसबीआई कॉन्ट्रा में 3,000 पर मंथ। जो टोटल एसआईपी है वो 56,000 की है। 15 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट फंड के बारे में जानना चाहते हैं। हीलियोस फ्लेक्सी कैप एक फंड इन्होंने पिक किया है, जानना चाहते हैं इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। 2.25 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। मल्टी एसेट फंड में एलोकेशन कितना सही होता है, लमसम अगर करें मौजूदा मार्केट में तो एक साथ करें या धीरे धीरे करें। तो पहले तो इनके पोर्टफोलियोज, इनकी वाइफ का, और उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चंस फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट फंड पर। ये दीपाली, आई थिंक देखिए इनकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो 56,000 रुपीज की है एसआईपी, और ये दोनों कंबाइंड अमाउंट में लेके चल रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है 15 साल के बाद। तो अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे शॉर्टफॉल है, उसको पूरा करने के लिए फॉर्चुनेटली इनके पास लंबा समय है। तो अगर 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें हर साल अगले 15 साल तक, तब वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि उनको इसके ऊपर थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। दूसरा, अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं इंडिविजुअली, तो इनका खुद का जो पोर्टफोलियो उसमें 4 फंड है, कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे हैं। इवन फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन चारों फंड में 6,000 पे इन्वेस्ट करना है वो बिल्कुल सही है। कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कि जो वाइफ का जो पोर्टफोलियो है वो भी मैं कहूंगा कि सारे के सारे फंड इन्होंने बहुत अच्छे से चुने हैं। सिर्फ एक फंड है जहां पे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट है, अगेन एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है। लेकिन क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है तो मुझे लगता है प्योर इक्विटी फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। और एक कैटेगरी जो इनके फंड में है मल्टी कैप, जो इनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में मिसिंग है, वो मुझे लगता है वो अगर आप ऐड करें इसकी बजाय, तो आप मल्टी कैप, हमने निपॉन इंडिया मल्टी कैप की बात की थी, या तो फिर इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, दोनों में से कोई भी एक फंड ले लीजिए आप। मल्टी कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कीजिए। अब जैसा इन्होंने कहा एक तो मल्टी एसेट फंड होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, हमने शो में पहले भी बात की थी कि मल्टी एसेट फंड एक पोर्टफोलियो में अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि वहां फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका जो पैसा है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको सही डाइवर्सिफिकेशन देता है। लेकिन जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है मल्टी एसेट फंड वहां पे अच्छा है जब आप चाहते हो कि एक्सपोजर इक्विटी में रिस्ट्रिक्टेड हो और बहुत लंबा समय आपके पास नहीं हो।
15 साल के समय में आप प्योर इक्विटी में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एज एन एसेट क्लास इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम ही नहीं होगा, इनफैक्ट आपको उसका फायदा होगा। दूसरा, हीलियोस फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, बट मुझे लगता नहीं कि आपके पास जिस कैटेगरी के फंड ऑलरेडी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज है एलोकेशन टू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसको किया है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई फंड ऐड करने की जरूरत है। एक बदलाव मैंने कहा है, जो आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1,75,000, उसमें से 1 लाख आप इन्वेस्ट को मल्टी कैप में कर दीजिए, 75,000 आपके पोर्टफोलियो में जो 75,000 है उसमें आप ऐड कर दीजिए। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मल्टी कैप एक अच्छा कैटेगरी है। सिर्फ एक बदलाव करना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और फंड आपको इस स्टेज पे ऐड करने की जरूरत है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है मनोज जी। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। आपके वाइफ दोनों के पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। 15 साल का होराइजन है, तो उस हिसाब से मल्टी एसेट की जगह डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को पोर्टफोलियो में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल को हासिल करने के लिए 10% स्टेप अप आपको करना पड़ेगा। फंड सिलेक्शन आपके सही है, बने रहिए। वाइफ के पोर्टफोलियो में सलाह दी गई है हाइब्रिड की जगह मल्टी कैप फंड आप पिक करें। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट से निकले इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप आप रख सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी राय दी गई है। 1 लाख डालिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप में, 75,000 डालिए कोटक मल्टी कैप में। तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात कर लेते हैं टॉप 4 फंड्स की। तो बताइए हेमंत जी, आपकी चॉइसेस टॉप 4 फंड्स न्यू पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। ये दीपाली मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप में एक और फोकस फंड इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड को देखा जा सकता है, और लार्ज एंड मिड में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स बताने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।